संयोजन का मतलब होता है कंबाइनेशन, जोड़ना। प्रतिरोध को हम दो तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को कितने प्रकार से जोड़ा जाता है, तो दो प्रकार से। एक होता है श्रेणी क्रम, सीरीज बोला जाता है, ऐसे एकदम सीधे सीधे जोड़ना, ठीक है, सीधे सीधे जोड़ते जाना। मतलब जितने, जैसे हम लोग शादी ब्याह में देखेंगे भुकभुकिया, देखें भुकभुकिया, वो किस पाथ में होता है, सीरीज में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। और घरों की जो वायरिंग होता है वह समांतर क्रम में होता है। तो प्रतिरोधों का कंबाइनेशन दो प्रकार का होता है, समायोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है सीरीज, मतलब श्रेणी क्रम में होता है, और एक दूसरा नंबर जो होता है वह समांतर क्रम में होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, श्रेणी क्या होता है, समांतर क्या होता है, ये जानना है। श्रेणी का मतलब सीधे सीधे जुड़ते जाना, जैसे मैंने बताया लाइट हम लोग दिवाली वाली पे लगाते हैं, झूमर उमर, और सब सीरीज में होता है। और घरों की जो वायरिंग होता है वो पैरेलल होता है, समांतर। देखिएगा, एक पंखे के लिए अलग तार जाता है, बल्ब के लिए अलग तार, अलग स्विच होता है, मतलब जितने उपकरण होते हैं उनके लिए अलग अलग तार होता है। तो उसमें टोटल प्रतिरोध कितना होता है, जब सीरीज में होता है तब, अब पैरेलल में होता है तब कितना होता है। याद रखिए, सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है, पैरेलल में कम होता है। तब जब प्रतिरोध कम होगा तो उसमें धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा, उपकरण अच्छे से काम करेंगे। अगर एक ही तार में जोड़ते गए तो रेजिस्टेंस बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही तार में जोड़ने का मतलब हुआ श्रेणी क्रम। आज श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा जेबे नहीं करे, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग को रोकना, यही ना होता है। तो रोक देगा, तो जब धारा नहीं जाएगी तो आगे का उपकरण काम नहीं करेगा। इसीलिए घरों की वायरिंग जो होता है पैरेलल करते हैं, न कि सीरीज करते हैं। पैरेलल का मतलब अलग अलग तार में करते हैं, अलग अलग धारा बहती है, ठीक है। अब इसमें हमें दो टर्न पढ़ना होता है, एक सीरीज होता है, एक समांतर। पहले हमें सीरीज देखना है, श्रेणी क्रम कितना होता है श्रेणी क्रम में। देखिए, अब इसको हटा दे रहे हैं और अच्छे से पहला नंबर फिर पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ेंगे अलग अलग। फर्स्ट नंबर देखिए सीरीज, देखिए श्रेणी क्रम में इन सीरीज, मतलब श्रेणी क्रम में कितना होता है। मान लीजिए हम 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं, 3 को लीजिए, 4 को लीजिए, 5 को लीजिए। देखिए कैसे है, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, आपके गुरुजी पढ़ाए होंगे। ये पहला हो गया तो इसका अपना प्रतिरोध होगा R1। यहाँ हम दूसरा जोड़ दिए तो इसका होगा हमारा कितना R2, और यहाँ हम तीसरा जोड़ दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा R3। टोटल पाथ बना दीजिए, बन गई। और ये बताइए, मान लीजिए एक बल्ब लगाए हैं, एक पंखा लगाए हैं, और एक यहाँ कोई और भी उपकरण जोड़े हैं। 3 तरीके का उपकरण जोड़े हैं, सबका अपना अपना खुद का वोल्टेज होगा, अलग अलग विभव पर काम करेगा, सबका अपना अपना होगा। तो इसका हमारा होगा V1, इसका क्या हो जाएगा V2, सबका अलग अलग होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा V3, मगर सारा वोल्टेज एक ही होगा, एक ही जगह से सब गया है। 250 वोल्ट या 220 या 210, यही ना वोल्टेज दिए होंगे। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो धारा इधर से इधर की तरफ प्रवाहित होगी। हो गए। अब टोटल इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, वही फार्मूला निकालना है। तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, ए और बी के बीच टोटल हमें रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो याद रखिएगा, कभी भी ज़्यादा आएगा सीरीज में, ठीक है। इसलिए हम कोई भी प्रक्रिया जो होता है, कोई भी उपकरण जो होता है विद्युत में, सीरीज में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। रेजिस्टेंस बोले तो धारा को रोकती है, ज़्यादा रोकेगी। अब देखिए क्या है, जैसे गांव में हम लोग कनेक्शन लेना होता है तो कई तार जाता है, उसी में से जोड़ते जाते रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। और जब बढ़ेगी तो गांव के पिछले टोला में जाएगा, या किसी हम टाउन में हैं, शहर में हैं, तो वहाँ भी वही काम होता है। ट्रांसफार्मर से जो दूरी जाती है, धारा क्या होती है, कम प्रवाहित होने लगती है। तो इसका मेन रीज़न यही होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। कितना होगा वही निकालना है। तो हम लिखेंगे ए व बी के बीच विभव निकाल लीजिए, कुल वैद्युत विभव। तो टोटल कितना होगा, तो आपका V = होगा, यहाँ तीनों को जोड़ लीजिए, मतलब V1 + V2 + V3 प्लस और रहता था और डॉट छोड़ दीजिए, ठीक। चूँकि हम जानते हैं ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम आपका क्या कहता है, चूँकि हम जानते हैं ओम के नियम से हमारा V बराबर होता है R × I। R इंटू कितना होता है, I होता है। तो अगर इसी प्रकार हम निकालें, नहीं छोड़ दीजिए उसको, इसी प्रकार अगर हम V1 निकालें तो क्या होगा, R1 × I। अगर I1 क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि धारा सब पूरे परिपथ में एकदम समान बह रहा है,
ठीक है, वोल्टेज सबका अपना अपना अलग अलग है, तो एक ही धारा में यहाँ अलग अलग हो गई। ठीक है, तो इसलिए हम V बराबर हमारा ओम के नियम से होता है R इंटू आई, तो V1 लिखें तो R1 इंटू आई, V2 लिखेंगे तो क्या होगा R2 इंटू आई, V3 लिखेंगे तथा कर लीजिएगा तो हमारे क्या होगा R3 इंटू आई। ये सारा वैल्यू ले चल कर यहाँ पर रखिए, तो रखेंगे तो लिखेंगे अतः हमारा क्या मिलेगा, V के जगह पर क्या लिखेंगे आर आई। भी का अब क्या करेंगे, ये जो भी का मान है V1 V2 V3 का मान है यहाँ पे ले चल कर रखना है, तो V के जगह पे क्या लिखेंगे R इंटू आई, और V1 के जगह पे क्या लिखेंगे तो R1 इंटू आई, V3 के जगह पर क्या लिखेंगे तो R2 इंटू आई, उसके बाद V3 के जगह पर क्या लिखेंगे तो R3 इंटू आई। सब में कॉमन क्या है तो हमारा I कॉमन है, तो यहाँ से I जैसे निकालेंगे हमारा क्या होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 और रहता तो और। इसमें देखिए दोनों पक्षों में आई, इस आई को भेजेंगे भाग हो जाएगा, या इधर भेजेंगे भाग, तो मतलब ये कट जाएगा आपका। R इक्वल टू क्या हो जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही होता है हमारा तुल्य प्रतिरोध। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए जैसे एक फिगर दे दे ऐसे, यहाँ पे आपका 5 ओम हो, यहाँ पे 3 ओम हो, और यहाँ नाम दे दे ए और बी, या कह दे ए बी के बीच टोटल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आप दुई को दिया है ना, तो R1 बराबर 5 ओम मान लीजिए, R2 बराबर हमारा 3 ओम, तो R पूछ रहा है टोटल प्रतिरोध, तो R बराबर कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, दुइये को ना है, तो R इक्वल टू R1 कितना है 5, R2 कितना है 3, 5 3 8 ओम। हो गया आंसर, हाँ हो गया। इसमें जुड़ता है, जो दिया रहेगा सीधे सीधे जोड़ देना, मगर हाँ ये फिगर में देखना होता है कि सीधे है कि नहीं है। अगर बाय द वे ऐसे यहाँ मोड़ देता है, ये यहाँ आ जाता है, मगर फिर भी ये एक ही तार है, बस उसको बेंड किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। बाय द वे एक और एग्जाम्पल देते हैं, हाँ इतना आंसर वही आएगा, 3 ओम है तो 8 आएगा, अगर दूर रहता तो 5 2 7 लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे मान लीजिए एक फिगर ऐसे दे दिया, यहाँ पे 1 ओम हो गया, और यहाँ 1.5 या मान लो 2 ही ओम हो गया है, यहाँ पे आपका 2 ओम हो गया, और यहाँ नाम दे दिया B और यहाँ नाम दे दिया A, और इसके बीच टोटल प्रतिरोध पूछ दिया, तो आप सेम फार्मूला लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट, छोड़ दीजिए, अगर 3 को रहता है तो एक और लिखते हैं, R1 कितना है 1, R2 कितना है 2, कितना आ जाएगा 3 ओम। आंसर हो गया। यह हाई स्कूल इंटर दोनों में है, सेम सवाल आते हैं, अंतर नहीं आएगा, देखो कितना आसान है, और यही नहीं आता है बच्चों को। फिर भी देखो आप लोग को 5 चैप्टर पढ़ा दिया ना, आप लोग के घर के भैया भैया होंगे, इंटर जहाँ भी पढ़ते होंगे, कहते हैं अरे बाप रे भाई बड़ी भारी बा, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत भारी है। हमें नहीं लगा पढ़े वाला लिखा, कहो फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब क्या, कुछ ना कुछ भी नहीं, एकदम जीरो समझते हैं। क्या है देखोगे हमें कुछ टफ लग रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम आसान। ठीक है, तो एक बार और समझा देते हैं, एग्जाम्पल वगैरह तो समझाए हैं, एक बार और इसको समझा देते हैं, एग्जाम्पल नहीं इसको समझा देते हैं। श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध होता है, मान लीजिए ये 3 प्रतिरोध लिए, R1 R2 R3 लिखे, सीरीज में जोड़ दिए, सबका अपना अपना वोल्टेज हो गया, टोटल वोल्टेज भी था, तो यही 3 रूप में बटा होगा ना, तो इसीलिए सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज कम होता जाता है, तो उपकरण एकदम धीमा चलता है, तो इसलिए घरों की वायरिंग या घरों का जो भी उपकरण होता है उसको सीरीज में नहीं जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है तो पैरेलल में, मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमारा V इक्वल टू कितना होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ओम के नियम से क्या होता है V बराबर R इंटू आई होता है। यहाँ से V2 निकालेंगे, V3 निकालेंगे, V4 निकालेंगे, जो भी निकालना है ऐसे आते रहेगा, आई सब में कॉमन है तो आई लिखेंगे। ये वैल्यू क्या करिए यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, रखेंगे आएगा, सब में कॉमन आई है, आई कॉमन लेके काट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए समांतर क्रम में हमें प्रतिरोधों को जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आया, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कभी भी प्रतिरोध का मान कम आएगा, क्योंकि बट्टे में आता है, व्युत क्रम में आता है। कैसे होगा एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, टॉपिक भी पढ़ेंगे, देखिए कितना झकास टर्न है। 3 प्रतिरोध लीजिए, R1 R2 R3, मान लीजिए एक प्रतिरोध हम ये लिए, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, 3 हो गया, इसका नाम रखें R1, इसका नाम रखें R2, इसका नाम R3। श्रेणी का मतलब सीधे सीधे, समांतर का मतलब ऊपर नीचे, हो गई खत्म वाले, ये सारा क्रियाक्रम खत्म इसका, तो हो गया। अब देखिए इसको एक जगह जोड़िए, एक जगह जैसे उसको जोड़ रहे थे ऐसे इसको भी जोड़िए, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या है, यहाँ से एक वोल्टेज देंगे हम, कितना तो V वोल्ट प्लस माइनस, तो धारा इधर से जाएगी आई, इधर से आएगी आई,
नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी। वोल्टेज सब में समान होगी क्योंकि अलग अलग तार है, इसीलिए हम लोग घरों की वायरिंग अलग अलग तारों में करते हैं। याद रखिए, इसलिए इतना मोटा मोटा दिखाई देगा पूरा वायरिंग में होगा तो हम लोग कहते हैं बाप रे बाप कितना तार लगा है। तो यही काम होता है भाई, अलग अलग तार के लिए अलग अलग उपकरण के लिए अलग अलग तार होता है। अब देखिए क्या है, यहाँ से किरचॉफ लॉ लागू हो जाता है, जो 6वां चैप्टर, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर, किरचॉफ लॉ लागू होता है। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, क्योंकि यहाँ से आ रही है आई और यहाँ से 3 रूपों में बटेगा। पहले वाले तार में जाएगा तो I1, दूसरे वाले में जाएगा तो I2 और तीसरे वाले में जाएगा तो हो गई खल्ला खिस्सा खत्म। यहाँ I1 I2 I हो गई। अब चलिए धारा देना, देखो हम चुटकी बजाते काम तमाम। लिखेंगे ए व बी के बीच, उसमें विभवांतर से प्रूफ करते हैं ना, इसको धारा से। बीच कुल कौन सी, तो वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी, तो आपका I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट, मतलब जितना रहता हो उतना। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, मतलब नारी में अगर पानी बह रहा है, देहाती भाषा नारी में पानी बहता, पंडुआ बहता, तो जब बहेगा नाली में पानी तो मान लो कोई को नाली आके जुड़ता जाएगा, बड़का नलिया हो जाता है, तो जितना आएगी उतना ही ना बह के जाएगी ना, पता तो नलिया में से पनिया होगा नहीं, और जो आप निकाले रहते हैं थूक थाक दिए रहते हैं वो वही में बह जाएगा, नहीं बहेगा, तो वही काम है। हो गई। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं ओम के नियम से कितना होता है, तो लिखेंगे ओम के नियम से, तो ओम के नियम से I बराबर होता है V बाई R। V बाई कितना होता है, R होता है। तो अगर हम यहाँ I1 लिखें तो हमारा क्या होगा, V बाई R1, क्योंकि वोल्टेज तो सब में नियत है, तो हमारा V हो गया और रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, तो V बाई R1। इसी प्रकार अगर I2 लिखें तो क्या लिखेंगे, V बाई R2। I3 लिखेंगे तो क्या होगा, V बाई R3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे I4 I5 I6 जितना आएगा वहाँ उतना लिखते चलेंगे। ये सब वैल्यू इसी में रखना है। रखिए, I के जगह पर क्या लिखेंगे, V बाई R, क्या लिखेंगे बराबर I1 के जगह पर क्या लिखेंगे, V बाई R1। I2 के जगह पर क्या लिखेंगे, V बाई R2। I3 के जगह पर V बाई, और रहता तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, ऊपर देखिए R, अरे बटा हुआ है, सबका अपना अपना है, तो जब V निकालेंगे तो यहाँ पे V निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1/R1, यहाँ क्या बचेगा 1/R2, यहाँ क्या बचेगा 1/R3, हाई कट गया, बचा क्या यहाँ ऊपर 1 और नीचे R, यहाँ क्या हो गया 1/R1 प्लस 1/, इसका एक नमूना देखा एग्जाम्पल, देखिए 2 मिनट लगेगा। गुड। देखिए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऐसे परिपथ दे दिया, ठीक है, और यहाँ 1 ओम है, यहाँ भी 1 ओम है, और नाम दे दिया यहाँ A और यहाँ पे नाम दे दिया B, और कहा इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, तो कितना होगा, तो हमारा लिखेंगे R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर कितना 1 ओम, टोटल R पूछ रहा है, तो हम जानते हैं ये किस क्रम में है, समांतर है ना, ऊपर नीचे है, समांतर पैरेलल है, तो हमारा होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। रखिए 1/R बराबर 1/1 हर बराबर है ना, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, एक धन, तो 1/R बराबर क्या होगा, 1 धन 1 कितना होगा 2, 2/1, तो R बराबर क्या होगा 1/2 का मतलब होता है 0.5 ओम, है ना सर, नहीं हो गए। चलिए और बदलते हैं, यहाँ पे हम 2 ओम दे दें, सेम करेंगे, यहाँ 2 कर देंगे, फार्मूला सेम, हर बराबर है, नीचे लिखेंगे 2, ऊपर जुड़ जाएगा 2, 1 धन 1 कितना हो जाएगा 2, नीचे 2, 2 से 2 कट जाएगा 1/1 का मतलब हुआ 1 ओम। देखिए 2 को जोड़े 1 आया, घट रहा है ना, तो इसीलिए समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम होने लगता है, घटने लगता है। समझ में आया? पक्का? गुड। तो सेल के बारे में पढ़ना है, जो हमारे 6वें चैप्टर में है, और चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ।
चैप्टर का नाम क्या है? किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ। मतलब हमें वैद्युत परिपथ के बारे में पढ़ना और किरचॉफ के नियम पढ़ना है इस चैप्टर में। मगर इसमें कुछ और भी टॉपिक हैं जैसे वैद्युत से, तो इस पर क्वेश्चन सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। इसका दैनिक जीवन में हर जगह यूज है, जैसे घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, उसमें भी सेल लगता है, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होता है वह भी सेल है। उसके बाद मान लीजिए ये जो मैं ट्रांसमीटर यूज़ कर रहा हूँ ये इसमें भी है, घड़ी यूज करते हैं हाथ वाली उसमें भी होता है, दीवाल घड़ी होता है, और भी जो है इलेक्ट्रिक वाहनें आ रही हैं उस सब में सेल का ही यूज होता है। तो आखिर में ये सेल क्या है, इस पर क्वेश्चन सबसे पहले हमें जानना है। कहेगा क्वेश्चन कि वैद्युत सेल क्या है। दूसरी बात, वैद्युत सेल किसे कहते हैं, वैद्युत सेल की परिभाषा दीजिए, वैद्युत सेल से आप क्या समझते। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसके बारे में जानना है तो हम एकदम सरल तरीके से इसको जानेंगे, कैसे इसकी परिभाषा हम याद करेंगे और कैसे इसके बारे में जानेंगे कि वैद्युत सेल होता क्या है। वैद्युत सेल एक समायोजन होता है, कंबाइनेशन होता है। वैद्युत सेल एक समायोजन होता है जो किसी भी वैद्युत परिपथ में, कोई भी वैद्युत परिपथ ले लीजिए, उसमें आवेश प्रवाह को, चार्ज फ्लो को, आवेश प्रवाह को क्या करेगा तो नियत बनाए रहेगा, नियत। ठीक है, बस हो गई। 4 टर्नों में हमने इसकी परिभाषा बता दिया। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है तो हम नॉर्मल तौर पे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक जो सेल है एक प्रकार के कंबाइनेशन होता है, समायोजन होता है, जो किसी भी वैद्युत परिपथ में किसको तो आवेश प्रवाह को क्या बनाता है, नियत बनाता है, कंटिन्यूअस बनाए रखेगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। आप देखिएगा इन्वर्टर वाली बैटरी होगा उसमें भी देखिएगा जिंक का होता है, सेल देखिएगा उसमें भी देखिएगा 1 इलेक्ट्रोड लगा रहता है कार्बन का। तो इस वाले में वैद्युत सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होंगे, इलेक्ट्रोडों की संख्या कितनी होती है तो 2 होता है। जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में मतलब वैद्युत अपघट्य में डुबाया रहता है, वैद्युत अपघट्य में। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोडों का संबंध हम बाह्य परिपथ में हम कर देते हैं, बाह्य परिपथ में। ठीक है, बस हो गई पूरी एकदम डिटेल से। और सारे सेल का अपना खुद का ईएमएफ होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, बस कुछ समय देना है, एकदम आपको समझ में आ जाएगी। हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सेल क्या है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ अपना ट्रांसमीटर वाले में। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें भी है, ये निकिल कैडमियम सेल है, देखिए यहाँ से दिखा दे रहे हैं ये वाली। ठीक है, तो इसी सेल के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर में इलेक्ट्रिक सेल क्या है। ठीक है, तो हम नॉर्मल से कहेंगे कि यह एक समायोजन होता है, कंबाइनेशन होता है, जो किसी भी इलेक्ट्रिक पाथ में, वैद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके प्रवाह को कंटिन्यूअस मतलब नियत बनाए रखेगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। और किस में डुबाया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब वैद्युत जैसे तेजाब में हो गया, नमक के घोल हो गया और KCl हो गया, इन सब के घोल में डुबाया गया रहता है। और फिर इस इलेक्ट्रोड का आप देखिएगा जो खूंटी होता है, 2 खूंटी हम लोग देहात बात हम बोलते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, जिंक का होता है इन्वर्टर वाली में। तो वह दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या कर देते हैं तो बाह्य परिपथ में जोड़ देते हैं। और सभी सेल का अपना खुद का एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या है। बस कुछ समय में आपको पूरा यही थ्योरम में लिख देना है जोड़कर। इलेक्ट्रिक सेल क्या है तो हम कहते हैं वैद्युत सेल एक समायोजन होता है जो किसी भी वैद्युत परिपथ में किसको तो आवेश प्रवाह को क्या कर लेगा तो नियत बनाए रखेगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो किस में डुबाए जाते हैं तो वैद्युत अपघट्य में डुबाए जाते हैं। और इन इलेक्ट्रोडों का संबंध हम किस में कर देते हैं तो बाह्य परिपथ में कर देते हैं। और सभी सेल का अपना खुद का EMF होता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब इसको अच्छे से हम नोट करते हैं परिभाषा को, कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही कि वैद्युत सेल क्या होता है तो वैद्युत सेल एक समायोजन होता है,
जो किसमें तो किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह को क्या बनाता है, तो आवेश प्रवाह को नियत बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये रही इसकी परिभाषा कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है। तो इलेक्ट्रिक सेल एक समायोजन होता है जो किस में तो किसी वैद्युत परिपथ में किसको होता है, आवेश प्रवाह को क्या कर देता है, तो नियत बना देता है। अब आगे देखिए क्या है, आगे हम क्या कहेंगे वैद्युत सेल जो होता है इसकी डिफिनीशन हम बना दिए हैं, अब पढ़ा दिए हैं। अब कहेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, तो 2। तो लिखेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो किस में डुबोए गए रहते हैं, जो किसी वैद्युत अपघट्य में डुबोए रहते हैं। इनका संबंध बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है। आगे लिखेंगे प्रत्येक सेल का अपना विद्युत वाहक बल होता है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि वैद्युत सेल एक समायोजन होता है जो किसी भी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह को क्या बनाता है, तो नियत बनाता है। इसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, तो 2 होते हैं जो किसी भी वैद्युत अपघट्य में क्या किए गए रहते हैं, डूबे रहते हैं। और इनका संबंध जो है, जुड़ाव जो है बाह्य परिपथ मतलब जिसमें धारा भेजना होता है उसमें कर देते हैं। और प्रत्येक सेल का अपना विद्युत वाहक बल होता है। इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे, यहाँ हम एक पात्र ले रहे हैं और इसमें एक विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोड लाइट डाल देते हैं हम इसमें। ठीक है, इसमें हम क्या डाल देते हैं, तो इलेक्ट्रोड लाइट मतलब वैद्युत अपघट्य, हिंदी में लिख लीजिए वैद्युत अपघट्य। ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड जोड़ दीजिए। ऐसे ये दोनों क्या है, आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। और इसको बाह्य परिपथ से जोड़ दीजिए यहाँ पे, जोड़ दिए, बस हो गया, ये फिगर हो गया। ये आपका वैद्युत अपघट्य हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गया, ये बाह्य परिपथ जिसमें धारा जा रही है, फिगर भी हो गया सेल का। ठीक है, तो एकदम आसान तरीके से इसको समझाएं, आसानी तरीके से कैसे कि एक समायोजन होता है जिससे आवेश प्रवाह के दर को हम क्या कर सकते हैं, नियत बना सकते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। किसमें डूबे गए हैं, तो वैद्युत अपघट्य में डूबे गए हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ दिए, तो बाह्य परिपथ से जोड़ दिए। ठीक है, EMF क्या होता है, विद्युत वाहक बल जिसको कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, सबसे पहले ये तो पढ़ना ही है, हम लोग विभव पढ़े हैं, विभवांतर पढ़े हैं, वही सेम डिफिनीशन है। मैं इस पर क्वेश्चन पूछता कैसे है उसको सबसे पहले जानना अनिवार्य है। पूछता है विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल से क्या समझते हैं। फिर कहता है विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, विद्युत धारा और टर्मिनल विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं आखिर में विद्युत वाहक बल क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF क्या है।
इसकी परिभाषा हम कैसे डिफाइन करते हैं, परिभाषित कैसे करते हैं, बस 30 सेकंड में आप बता देंगे। कोई भी वैद्युत परिपथ ले लीजिए, परिपथ, इस परिपथ में आप आवेश प्रवाह करिए। यूनिट बोले तो एकांक आवेश, एकांक आवेश मतलब कोई आपको वैद्युत परिपथ लेना है, उस वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को क्या करना है, तो प्रवाहित करना है। तो सोलली प्रवाहित करने में आप वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, वही कार्य क्या कहलाता है, तो विद्युत वाहक बल कहलाता। हो गई, मतलब हम 1 2 3 4 टर्न में बता दिए हैं। कोई वैद्युत परिपथ लीजिए, उस वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को क्या करना है, तो प्रवाहित करना है। जब हम प्रवाहित करते हैं तो सोलली होता है, वर्क करते हैं, वही वर्क क्या कहलाएगा, तो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF कहलाता है। ठीक है, चलिए हम इसको डिफिनीशन इसकी नोट करते हैं एकदम सरल शब्दों में। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आई है। अब देखिए क्या हम इसको कैसे परिभाषित करते हैं, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे किस में, तो वैद्युत परिपथ में सेल सहित एकांक किसको, तो आवेश को, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में कृत कार्य सेल का क्या कहलाएगा, तो विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसे हम लिखते किसे हैं, तो इसे ई से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका भी मात्रक जो वोल्ट विभव का होता है, वैसे इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होता है। बस कुछ समय में ये पूरी कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं। कोई वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ में सेल सहित यूनिट चार्ज को प्रवाहित करने में कितना वर्क करते हैं, वही उस सेल का क्या कहलाता है, तो विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, एकदम सरल तरीके से नोट किए हैं। अब लिखते किससे हैं, तो ई से लिखते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। देखिए हम चार्ज ले लिए, इसको प्रवाहित करने में सोलली वर्क करेंगे, तो इसको यूनिट करिए, तो यूनिट जैसे करेंगे हमारा क्या होगा, तो W/Q होगा। इसी को हम क्या लिखते हैं, तो E लिखते हैं। ठीक है, मतलब हमारा E = विद्युत वाहक बल = आता है W/Q। इसका मात्रक निकाल लीजिए यहीं से, ये तो हमारा फार्मूला हो गया। मात्रक लिखेंगे तो E का जो मात्रक होता है वह कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, और आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। अब जूल प्रति कूलाम, इसी पूरे को हम क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। बीमा देख लीजिए, तो लिखेंगे ई का बीमा, तो ई का बीमा बराबर कार्य का बीमा हमारा होता है mL² T⁻² होता है, और चार्ज का हमारा होता है A × T। कैसे, धारा गुणे समय होता है, तो धारा का एम्पियर होता है A, या समय का T होता है। इसको अच्छे से मिलाते हैं, तो m नीचे यल नहीं है तो L² रहने दीजिए, T एक और जाएगा तो T⁻² है, एक और मिल जाएगा 3 हो जाएगा, A जाएगा तो A⁻1 हो जाएगा। ये इसका बीमा भी नोट कर लिए। ठीक है, मतलब हम नॉर्मल तौर से क्या कहते हैं कोई वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ में सेल सहित एकांक आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य करते हैं, वही उस सेल का क्या कहलाएगा, तो अपना विद्युत खुद का उसका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। इसको किससे लिखते हैं, तो ई से लिखते हैं। मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ये चार्ज हो गया, इस चार्ज को हम प्रवाहित करते हैं, तो कोई कार्य करेंगे, अब यूनिट कर दीजिए तो आपका W/Q हो जाएगा। इसी को ई से लिखते हैं। ई बराबर हमारा W/Q हो गया, मात्रक इसी से, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट लिखते हैं। जूल का बीमा, कार्य का बीमा, ऊर्जा का बीमा mL² T⁻² होता है, आवेश का इतना होता है। इसको सेट करके लिखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 10वें चैप्टर में भी जाता है, जब हम फैराडे का नियम वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी ये आता है, हम जो ये 6वां चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जिसको हिंदी में कहता है टर्मिनल विभवांतर। विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, आप तीसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, उसमें भी पढ़े होंगे। वह वैद्युत विभव था, विभव और विभवांतर था। विभव में आप यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हो, तो जो वर्क करते हो वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में कोई यूनिट टेस्ट चार्ज को जो वर्क करते हो वही उन दोनों पॉइंटों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। सेम वही चीज़ है टर्मिनल विभवांतर भी। कोई वैद्युत परिपथ ले लीजिए, ठीक है, कोई बाह्य परिपथ या कोई वैद्युत परिपथ ले लीजिए, बाह्य परिपथ, और उस बाह्य परिपथ में दो बिंदुओं के, कितना बिंदु ले लीजिए, तो दो बिंदुओं के बीच एकांक किसको, तो आवेश को क्या करिए, तो प्रवाहित करिए। प्रवाहित करने में, तो जब प्रवाहित करेंगे तो सोडली आप कार्य करेंगे। तो प्रवाहित करने में कृत कार्य ही क्या कहलाता है, तो टर्मिनल विभवांतर कहलाता। हो गया। बस हम एकदम इजी वे में हम कैसे समझें, 1 2 3 4 5 टर्न में पूरी परिभाषा हम बता दिए हैं। कहेंगे कि किसी बाह्य परिपथ, कोई भी बाह्य परिपथ ले लीजिए, जैसे ये पथ है, इस बाह्य परिपथ के बाहर कोई भी परिपथ हो, उस परिपथ के दो बिंदु, एक पॉइंट दो पॉइंट, एक पॉइंट दो पॉइंट, इन दोनों बिंदुओं के मतलब दोनों पॉइंटों के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में आप जितना वर्क करते हैं। अब इसको हम कैसे नोट करेंगे, बस इतने ही शब्दों को जोड़कर हम लोग बना लेंगे परिभाषा। कैसे इसका परिभाषा लिखेंगे, देखें कैसे, क्या कहेंगे हम, तो कहेंगे किसी बाह्य, क्या ले लीजिए, तो परिपथ, किसी बाह्य परिपथ के क्यों बिंदु, तो दो बिंदु, मतलब दो बिंदुओं के बीच एकांक किसको, तो आवेश को, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में कृत कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, तो बीच का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है। अब देखिए इसको लिखते किससे हैं, तो लिखेंगे इसको भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, तो लिखेंगे इसका भी मात्रक जो विद्युत वाहक बल का होता है, विभव का विभवांतर का होता है, वही इसका भी होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। ठीक है। अब देखिए क्या है, हम क्या कहेंगे, लिखेंगे क्या, परिभाषा कहता है कि कोई बाह्य परिपथ हो, उसके दो बिंदुओं के बीच कितना, तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, मतलब आवेश को प्रवाहित करने में कार्य करेंगे। हो गया। यूनिट एकांक आवेश को, तो यहाँ एकांक कर दीजिए, क्यों क्यों भेजिए, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसी को हम लिखते हैं भी, मतलब भी बराबर होता है W/Q, जो टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला होता है। इस पे सवाल लगेंगे। ठीक है। बाकी का अदर टर्न जो भी है नेक्स्ट टर्न मिलेगा। अगर समझ में आई हो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है।